गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आरबीआई इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नॉर्म्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने न्यू एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया है, जिसमें वन टाइम कैपिटल इम्पैक्ट लगभग 120 बेसिस पॉइंट्स का होगा बैंक्स की कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशियोज पर। तो ईसीएल फ्रेमवर्क है क्या? एक ऐसा मेथड है जो बैंक्स यूज़ करती हैं अपने पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस को लोन्स और बाकी के क्रेडिट से जो है वो एस्टिमेट करने के लिए। बैंक्स बेसिकली क्या करती हैं कि क्या फ्यूचर में जो है कितने लोन्स बैड हो सकते हैं, उसके लिए प्रोविजंस बना के रखती हैं पहले से ही। इंडियन बैंक्स उससे एक बेसिकली अब अगर इंकर्ड लॉस मॉडल फॉलो कर रही हैं अब, रादर दैन कि जो जब लॉस हो जाए उसके बाद जो है उसको रिकग्नाइज करना, उससे पहले ही जो है एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि इतना हमारा लॉस जाएगा। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर बैंक्स जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच फॉलो करते हैं और ये ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के साथ भी ब्रॉडली अलाइंड है। ईसीएल फ्रेमवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक्स जो हैं उनकी बुक्स फिर भी हेल्दी रहेंगी जब तक एक लोन एक्चुअली डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाता। और फॉरवर्ड लुकिंग मॉडल जो है हेल्प करता है बैंक्स को इन फ्यूचर रिस्क के लिए प्रिपेयर करने के लिए एडवांस में। अब 3 स्टेज की एसेट क्लासिफिकेशन है। स्टेज 1 जिसमें लोन्स जो हैं लो या फिर बहुत ही कम इंक्रीज़ का क्रेडिट रिस्क जो है उनको रखा जाता है। स्टेज 2 में उन लोन्स को रखा जाता है जहाँ पर क्रेडिट रिस्क जो है वो बहुत बढ़ चुका है। स्टेज 3 में जो है आपके एनपीएस को डाला जाता है। तो क्राइसिल रेटिंग्स के हिसाब से जो ट्रांजिशन है ईसीएल की, उसका ग्रॉस इम्पैक्ट जो है 170 बेसिस पॉइंट्स का आएगा कॉमन इक्विटी टीयर वन पर रेशियो पर मोस्ट बैंक्स की। सीईटी वन जो है वो बेसिकली हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है एक बैंक की, और वो एक कुशन की तरह काम करती है ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। इम्पैक्ट जो है वो मैनेजेबल रहेगा क्योंकि इंडियन बैंक जो है वो करंटली वेल कैपिटलाइज्ड है। बैंक्स जो है उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट को ओवर 4 फाइनेंशियल ईयर्स जो है वो स्प्रेड कर लें, ताकि एकदम से उनके बैलेंस शीट्स खराब ना दिखें। अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इसमें वो स्टेज 2 एसेट्स पर होगा। क्राइसिल ने नोट किया है कि स्टेज 2 एसेट्स जो है वो सिर्फ 2.2 से लेकर 2.2% ऑफ बैंकिंग सिस्टम है, इसलिए जो है ओवरऑल बर्डन ज़्यादा नहीं आएगा। ईसीएल रिजीम जो है वो स्ट्रक्चरल राइज दिखा रहा है क्रेडिट कॉस्ट में। ठीक है, सम ऑफ द कॉस्ट जो है वो बोरोवर्स को पास की जाएंगी हायर इंटरेस्ट रेट्स और चार्जेस के थ्रू, ताकि बैंक्स जो हैं वो क्योंकि उनके पास कम जो है वो पैसा रह जाएगा क्रेडिट देने के लिए, तो उनको कहीं से तो कमाना है। ठीक है, अब ये न्यू नॉर्म्स जो है वो एनपीए की क्लासिफिकेशन को भी स्ट्रेंथन करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लोन एक बोरोवर का अगर बैड हो जाता है, तो जितने भी लोन्स हैं उस बोरोवर के, उन सबको भी एनपीए की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये प्रोविजन जो है वो क्रेडिट डिसिप्लिन लेकर आएगा बोरोवर्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ वाटर एनर्जी फूड फोकस। ये टॉपिक आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें हाईलाइट किया गया है कि ग्लोबल मिसअलाइनमेंट है फूड सिस्टम्स और हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज़ में। ऐसे ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की भी एक रिपोर्ट है जो वार्न कर रही है कि एनर्जी डिसरप्शंस होंगी जो कि फूड और वाटर क्राइसिस में कास्केड हो सकती हैं। तो अगर हम देखें तो कोर प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चरल वाटर सिस्टम जो है वो सिर्फ 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को ही सपोर्ट कर सकते हैं अगर ऐसी ही इनएफिशिएंसीज रही 2050 तक। इंडिया जो है इस पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। इंडिया एक वाटर स्ट्रेस्ड फूड एक्सपोर्टर है, और जब फिर भी जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स बनाकर डिप्लेटेड रीजन्स में खासकर उगाकर उसे एक्सपोर्ट करता है। तो एक तरह से हम वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर बन गए हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह जो है वो 1 मीटर पर ईयर तक जा चुका है अब। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा जो है आपकी एनर्जी स्टेबिलिटी पर भी डिपेंडेंट है। मॉडर्न इकोनॉमीज़ जैसे इंडिया डीपली वल्नरेबल रहती हैं एनर्जी डिस्ट्रप्शंस पर। ऑयल शॉक्स जो हैं वो डीजल प्राइजेस इंक्रीज़ कर देते हैं या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज़ कर देते हैं। फर्टिलाइजर्स भी जो है वो अफेक्ट होते हैं हमारे। इंडिया लगभग 1.5 लाख करोड़ एनुअली इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ पर भी लगाता है। ठीक है, और अगर हम देखें ग्लोबली 55 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर पर स्पेंड किए गए, सिर्फ 2.2 लाख करोड़ ही जो है इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया गया। और भी रिस्क हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, एरेटिक मानसून्स, ड्रॉट, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये भी एग्रीकल्चर साइकिल्स को जो है डिसरप्ट करती हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या है? फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस का, डिस्टॉर्टेड प्राइस सिग्नल्स का, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी और जो सब्सिडीज़ हैं, हाई सब्सिडी बर्डन की वजह से जो है इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन होती है ड्यूरिंग ऑयल शॉक्स, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जैसे इन्वायरमेंटल इशूज़ भी हैं। तो वे फॉरवर्ड ये है कि शिफ्ट करो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है स्ट्रेस्ड रीजन्स में से खासकर निकाल के, और पायलट स्कीम जो निकाली जाते हैं उसके बजाय एक मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। ब्लैंकेट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ को ट्रांजिशन करो टुवर्ड्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, और प्रमोट की जाएँ ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स, और प्रमोट की जाएँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिमोट वर्क, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, ताकि एनर्जी डिमांड को हम मैनेज कर सकें।
एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जल शक्ति और पावर के बीच में, ताकि एक जो है हम अच्छा से रिस्पॉन्स जो है वो यूनिफाइड रिस्पॉन्सेस में दे सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सैशे सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है सैशे सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जो एक इंडिजिनस इमरजेंसी मैसेजिंग सर्विस है इंस्टेंट अलर्ट्स देने के लिए सिटीजन्स को ड्यूरिंग क्राइसिस। और ये पार्ट ऑफ टेस्टिंग गवर्नमेंट जो है इसमें उन्होंने एक नेशन वाइड नोटिफिकेशन भी भेजा है विद द सायरन साउंड, रिसेंटली आपको भी मिला होगा। तो सैशे का मतलब है एक इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम जो डिलीवर कर रहा है डिजास्टर और इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम्स डायरेक्टली टू मोबाइल यूजर्स। ठीक है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया, डेवलप किया गया एनडीएमए के साथ मिलकर, ताकि रियल टाइम डिजास्टर कम्युनिकेशन अक्रॉस इंडिया भेजा जा सके। नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड इमरजेंसीज, किसी के लिए भी टाइमली अलर्ट्स इसमें दिए जा सकते हैं। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रैपिडली दी जा सकती है सिटीजन्स को। अब इसके सिस्टम ये काम कैसे करता है? सेलुलर नेटवर्क्स जो टावर्स हैं उनका यूज़ करते हुए ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं अलर्ट्स को, और ये वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है। इसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है, और ये डिलीवर कर सकता है मैसेजेस टू बिलियंस ऑफ यूजर्स विद इन सेकेंड्स। ऑपरेशनल रहता है ये अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और अभी 2 मई को जो है स्मार्टफोन्स पर खासकर एक अलर्ट साउंड आया जिसमें कि वाइब्रेशन हुई और एक एक्सट्रीमली सिवियर अलर्ट का जो है एक मैसेज पॉपअप हुआ। ठीक है, और इससे क्या है कि यूएन के जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो इनिशिएटिव है उसके साथ ही ये अलाइंड भी है, ताकि डिजास्टर प्रिपरेडनेस और रिस्पांस एनहांस हो सके। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देता है ये। और सेल ब्रॉडकास्ट एक ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जो अथॉरिटीज़ को शॉर्ट मैसेजेस भेजने के भी जो है हेल्प करता है, और ये नेटवर्क कंजेशन को भी बाईपास कर लेता है। ठीक है, ताकि मैसेजेस जो हैं वो रैपिडली भेजे जा सके इवन ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक कंडीशंस। सेल ब्रॉडकास्ट जो है वो रूटीन कम्युनिकेशन जो मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल फोन्स के बीच में होता है उसके थ्रू जो है वर्क करता है। ठीक है, और इंस्टेंट वाइड स्केल डिलीवरी जो है बिना किसी नेटवर्क कंजेशन के इसलिए भेजी जा सकती है। इंडिया अभी तक एसएमएस बेस्ड अलर्ट सिस्टम्स पर रिलाई करता था, लेकिन अब उन्होंने सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी भी बना ली है जो ज़्यादा एडवांस्ड अलर्ट मैकेनिज्म है। ये सेल ब्रॉडकास्ट सेंड करता है अलर्ट्स थ्रू स्पेसिफिक सेल टावर्स, और सेल ब्रॉडकास्ट ज़्यादा प्रिवेसी फ्रेंडली है, कोई जो है इसमें यूज़र डेटा पर रिलाई नहीं करता है ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 58 कंपनीज को अप्रूवल दिया है इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए। तो ये पार्ट है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का, ताकि डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस हमारी जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी बढ़ सके। तो ये 6 साल के लिए चलेगी स्कीम। एलिजिबल फीड स्टॉक इसमें क्या है? ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, बाकी का कोई भी जो ई वेस्ट से रिलेटेड स्क्रैप है। और इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो लार्ज एस्टैब्लिश रिसाइकलर्स और स्मॉल रिसाइकलर्स भी होंगे। इंसेंटिव जो है इसमें रिसाइकलिंग वैल्यू चेन के लिए दिया जाएगा। 20% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, और ये ऑपरेशनल सपोर्ट जो है वो ट्रांशेज में होगा, मतलब 40% सेकेंड ईयर में, 60% फिफ्थ ईयर में, ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने परमिशन दी है मेजर इक्विपमेंट इरेक्शन के लिए कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर। तो ये इंडिया की प्रीमियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड। यह इंश्योर करती है यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। इसमें 6 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 जो है होल टाइम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। डेवलप करती है ये सेफ्टी पॉलिसीज इन न्यूक्लियर रेडिएशन एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एरियाज। डेवलप करती है सेफ्टी कोड्स, गाइड्स, स्टैंडर्ड्स, सेटिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, कमिशनिंग ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन फैसिलिटीज़। कंसेंट देती है सेटिंग, कंस्ट्रक्शन, कमिशनिंग, ऑपरेशन एंड डीकमिशनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फैसिलिटीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेपेटाइटिस। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है उसमें हाईएस्ट बर्डन है हेपेटाइटिस रिलेटेड डेथ्स का। ये हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर होता है, कई तरह के इन्फेक्शियस वायरसेस या नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से हो सकता है। कॉमनली ये होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो है मेडिकेशन की वजह से, ड्रग्स या टॉक्सिस या अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। फैटीग, फ्लू लाइक सिम्टम्स होना, डार्क यूरिन, पेल स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन या फिर जॉन्डिस जैसे सिग्नल्स जो हैं वो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अब हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी जो है वो वायरस से होते हैं, और जो ई है वो एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, वो हेपेटाइटिस ई वायरस से हो सकता है। अब वैक्सीन एग्जिस्ट तो करती हैं इससे बचने के लिए, और लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि हेपेटाइटिस सी और ई, इनके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एसएमए से जो है जूझ रहे हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक जो है लेटर लिखा है, कहा है कि इंश्योर करें वो नेशन वाइड एक्सेस टू जेनरिक मेडिसिन रिस्डी प्लान अंडर एनपीआरडी।
तो ये SMA क्या है, एक रेयर प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, डिबिलिटेटिंग जेनेटिक कंडीशन है जो अफेक्ट करती है मोटर न्यूरॉन्स को, जो मूवमेंट को हमारी कंट्रोल करती हैं। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। इसमें एक वीकनेस ऑफ मसल्स हो जाती हैं जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। इसका कोई क्योर नहीं है और इसमें सिर्फ सिम्टम्स को ही मैनेज किया जाता है और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वामित्व स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप स्कीम, स्वामित्व, वो एक टूल की तरह सामने आ रहा है फॉर्मलाइजेशन ऑफ रेजिडेंशियल लैंड के लिए। तो स्वामित्व स्कीम क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। ये एम्पावर करती है रूरल सिटीजन्स को विद प्रॉपर्टी कार्ड्स। ये प्रोवाइड करती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, और ये जनरेट कर रही है हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेट मैप्स ताकि ओनरशिप प्रॉपर्टी राइट्स दिए जा सकें उन्हें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आती है ये सिटीजन्स के लिए रूरल इंडिया में, क्योंकि ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें फॉर टेकिंग लोन्स और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। एक एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स बनाने में भी हेल्पफुल है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स में भी हेल्पफुल है, और सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप्स बनाने में भी यूज़ कर रही हेल्पफुल है ये स्कीम। एग्रीकल्चर लैंड्स इसमें कवर नहीं है, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज के साथ मिलकर एज टेक्नोलॉजी पार्टनर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डैम्प सैटेलाइट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना की जो डैम्प स्पेस टेलीस्कोप है उसने एक ऑब्जर्वेशन की है कॉस्मिक रेज पर। तो डैम्प सैटेलाइट क्या है? डार्क मेटल पार्टिकल एक्सप्लोरर। इसका नाम है वुकोंग चाइना में, और ये चाइना की फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। एक पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है ये, जो हाई एनर्जी गामा रे, इलेक्ट्रॉन और कॉस्मिक रे डिटेक्शन करता है। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये मेजर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स को बहुत ही हाई एनर्जी रेजोल्यूशन और एनर्जी रीच के साथ। ये हमारे को हेल्प करेगा ओरिजिन और प्रोपगेशन मैकेनिज्म ऑफ हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को समझने में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is RBI's expected credit loss norms or ECL norms. RBI of this topic is important for our economy section. So RBI has introduced new ECL framework with a one-time capital impact of up to 120 basis points on banks' common tier equity tier 1 ratios. So this ECL framework is basically a method which is used by banks to estimate possible future losses from loans and other credit exposures. It requires banks to make provisions not only after a loan turns bad, but also on the basis of expected future credit risk. At present, Indian banks broadly follow the incurred loss model. Under the ECL framework, banks will follow a more forward-looking approach, and they are broadly aligned with global accounting practices like IFRS 9. The new this ECL framework is important because banks may continue to show healthy books until a loan actually defaults, even when early warning signs are visible. So this ECL framework tends to correct this particular thing. A forward-looking model helps banks to prepare for future risks in advance. So there are three stage asset classification. First one is that the loans with low or no significant increase in credit risk are included. In stage 2, loans where credit risk has increased significantly are included. In stage 3, credit impaired assets or NPAs are included. So according to CRISIL ratings, transition to ECL could have a gross impact of up to 170 basis points on the common equity tier 1 ratio of most banks. CET1 is the highest quality of a bank and acts as a cushion during financial stress. However, the impact is expected to remain manageable because Indian banks are currently well capitalized. Banks will also be allowed to spread the transition impact over 4 financial years. So the most significant impact is going to be on the stage 2 assets, but thankfully the stage 2 assets form just about 2 to 2% of banking system, which will help contain the overall burden. ECL will also lead to structural rise in credit costs because there will be less money available with the banks to forward it as credit, so they will have to earn also. So this cost will be passed on to borrowers through higher interest rates or charges. The new norms also strengthen NPA classification, which means that if one loan of a borrower turns bad, all loans of that borrower will be from the same bank will be treated as NPAs. This provision is going to improve credit discipline among borrowers also. So the next topic is India's water, energy, food focus. This topic is important for your environment section. World Bank report Nourish and Flourish has highlighted a global misalignment between food systems and hydrological realities. Similarly, IEA report has also warned of energy disruptions cascading into food and water crisis. So agriculture water systems can sustainably support just 1/3 of global population if current inefficiencies persist by 2050. India is an example for it.
We are a water-stressed food exporter, and still we are producing water-intensive crops in depleted regions. Basically, we are becoming a exporter of virtual water, and groundwater depletion is exceeding 1 meter per year in Punjab, Haryana region, especially. So food security is dependent on energy stability. Also, modern economies like India remain deeply vulnerable to such energy disruptions. Okay, India spends about 1.5 lakh crore on annual electricity subsidies for agriculture, and globally also we have seen that about 55 lakh crore were spent on agriculture in 2023. Only about 2.2 lakh crore was directed towards irrigation infrastructure. Apart from that, climate change is also a risk multiplier, like erratic monsoons, drought, extreme rainfall. These disrupt the agriculture cycles. So there are certain other challenges as well, like fragmented governance and distorted price signals, like free electricity, high subsidy burden, basically leading to rising import bill, and groundwater depletion. Okay, so shifting away from water-intensive crops in stressed regions is important, and we have to move from pilot schemes to mainstream agriculture policy, and we have to transition from blanket electricity subsidies to targeted DBT. Okay, we have to promote drip or sprinkler systems. We need to promote public transport, remote work, and efficient logistics, and a dedicated institutional architecture is required, integrating several ministries to prevent a unified response. Okay. So the next topic is Sachet Cell Broadcast System. This topic is important for governance section. So India has introduced the Sachet Cell Broadcast System, which is an indigenous emergency messaging service designed to deliver instant alerts to citizens during crisis. And as part of the testing, government sent a nationwide notification with a siren sound recently. Sachet is basically an integrated alert system designed to deliver disaster and early warning systems or emergency systems directly to mobile users in a geo-targeted areas via SMS. So it was launched initially. It has been launched initially by DOT in development in partnership with the NDMA to strengthen real-time disaster communication across India. So this will be used for natural disasters, man-made emergencies. Okay, so this system works using cellular network towers, and it's a one-way communication system, and it does not even require internet connectivity. Okay, so it is operational across the country, and it was tested recently on 2nd of May. Okay, it enhances disaster preparedness and response, and it also improves last mile connectivity of emergency alerts. So cell broadcast is a communication method which enables authorities to send short messages, and they can target either a large population or a limited set of users in a hazard affected zone. And a major advantage of this technology is its ability to bypass network congestion, allowing messages to be delivered instantly even during peak traffic conditions. So cell broadcast operates through routine communication between mobile network towers and the phones. The tower continuously transmit network related information to connected devices, and therefore this cell broadcast ensures instant wide scale delivery without any network congestion. So this cell broadcast sends alerts through specific cell towers, and therefore it is also more privacy friendly because it does not rely on user data. So the next topic is incentive scheme for promotion of critical mineral recycling. This topic is important for our economy section. Ministry of Mines has approved 58 companies under the incentive scheme for promotion of critical minerals recycling as eligible for participation. It is part of the National Critical Mineral Mission, which is aimed at building the domestic capacity of and supply chain resilience in critical minerals. This scheme will have a tenure of 6 years, and this scheme is eligible. The eligible feedstock will be e-waste, lithium-ion battery scrap, and scrap other than e-waste and LIB scraps. Expected beneficiaries will be large established recyclers and as well as small new recyclers. This will also provide incentive for the recycling value chain. The incentive also includes a 20% capital subsidy on plant and machinery. The operational support will be provided in tranches on meeting specific sales thresholds. Okay. So the next topic is Atomic Energy Regulatory Board. This topic is important for your governance section. So Atomic Energy Regulatory Board has issued permission for major equipment erection at Kudankulam nuclear power project. So this is Atomic Energy Regulatory Board is India's premier regulatory authority for nuclear and radiation safety. The aim is to ensure the use of ionizing radiation and nuclear energy in India. It comprises of 6 members, of which 2 are whole-time members, including the chairman. It develops safety policies in nuclear, radiation, and industrial safety areas. It develops safety codes. It grants consent for siting, construction, commissioning, operation, and decommissioning of nuclear and radiation facilities.
So the next topic is hepatitis. This topic is important for your social issues. According to WHO's Global Hepatitis Report 2026, India is among the largest among the countries which are bearing the highest burden of hepatitis-related deaths. So hepatitis is basically an inflammation of the liver which is caused by a variety of infectious viruses and non-infectious agents. It is commonly the result of a viral infection. These include autoimmune hepatitis and hepatitis which results out of medication, drugs, toxins, and alcohol. There are several symptoms which include fatigue, flu-like symptoms, dark urine, and other signs of jaundice. So hepatitis A, B, C, D, E, all are related to viruses, and there are vaccines which are only available against A, B, and D. For C and D, there are no vaccines available as of now. So the next topic is spinal muscular atrophy. This topic is important for your social issues. So people living with SMA have written to Prime Minister seeking urgent intervention to ensure nationwide access to generic drug risdiplam under national policy for rare diseases. So SMA is a rare and progressive neuromuscular disorder, which is a basically debilitating genetic condition affecting motor neurons which control movement. Its symptoms vary and may be mild or disabling, but it involves a weakness of the muscles that control movement. Unfortunately, there is not any cure for this SMA, but symptoms can be managed and complications can be prevented. So the next topic is Swamitva scheme. This topic is important for governance section. So rural property ownership scheme, Swamitva, is emerging as a potent tool for formalization of residential land. So Swamitva is a central sector scheme of Ministry of Panchayati Raj, and it aims to empower rural citizens with property cards. It provides a record of rights to village household owners, and it generates high resolution and accurate maps to confer ownership property rights. The scheme aims to bring financial stability to the citizens of India, rural India, by enabling them to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits. It also aims to create accurate land records for rural planning, determination of property tax. Agriculture lands are not covered under the scheme, and it is being implemented by Survey of India in partnership with National Informatics Center Services Limited, inclusive as technology partner. So the next topic is DAMP satellite. This topic is important for your science and tech section. So China's DAMP space telescope has recently made an observation on the acceleration of cosmic rays. So DAMP basically stands for Dark Matter Particle Explorer. It is also known as Wukong. It is China's first astronomical satellite. It is a powerful space telescope for high energy gamma ray, electron, and cosmic ray detection. This satellite was launched in 2015. The objective is to measure electrons and photons with much higher energy resolution and energy reach. And it has also great potential in advancing the understanding of the origin and propagation mechanism of high energy cosmic rays, as well as in new discoveries in high energy gamma astronomy. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.